आपने कभी सोचा है कि जब पाक वोंग चेओल पहली बार जेल गया था तब क्या हुआ होगा? जरा सोचिए। जैसे ही वो ट्रांसपोर्ट वैन से बाहर उतरा, कैदियों ने उसे घेर लिया। सभी उसे सम्मान देने के लिए उत्सुक थे, लगभग उसके पैरों में झुक रहे थे। ये ताकतवर इंसान जो हमेशा सम्मान पाने का आदी था, अपने भाई के लिए दोष अपने ऊपर लेने के कारण जेल गया था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी इस वफादारी का अंत दुखद होगा। जेल की जिंदगी में ढलते हुए वो मेहनत से अपनी सिलाई मशीन पर काम कर रहा था, तभी अचानक हंगामा मच गया। लड़ाई शुरू हो गई जिसने तुरंत वोंग चेओल का ध्यान खींच लिया। पता चला कि नया कैदी यूजांग पहले पुलिस वाला था और इसी वजह से बाकी कैदी उससे नफरत करते थे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि यूजांग बहुत मजबूत लड़ाका था। कई कैदियों ने मिलकर उस पर हमला किया, फिर भी वो डटा रहा। वोंग चेओल अपनी शांत सिलाई में खलल पड़ने से चिढ़ गया। वो बड़बड़ाते हुए वर्कशॉप की तरफ बढ़ा। उसकी बदनामी के कारण बाकी कैदी तुरंत रास्ता छोड़ने लगे। अनजाने में उसके इस दखल से यूजांग को और पिटाई से बचा लिया गया। लेकिन धन्यवाद देने के बजाय यूजांग ने नाराजगी दिखाई। उसने कहा कि वोंग चेओल को बीच में नहीं पड़ना चाहिए था और उस पर मुक्का मार दिया। उकसाए जाने पर वोंग चेओल ने कोई बात नहीं की। उसने यूजांग का गला पकड़ा, उसे दीवार से जोर से दे मारा और हल्का सा दबाव डालते ही वो बेहोश हो गया। वोंग चेओल ने उसे जमीन पर गिरा दिया, लेकिन तभी उसे अपने प्यारे गुलाबी दस्तानों की याद आई। ओ नहीं, मैं कैसे भूल गया। वो बड़बड़ाया, ये सोचकर कि कहीं उन्हें नुकसान तो नहीं हुआ। ये दस्ताने साधारण नहीं थे, ये उसके भाई ने उसे जेल जाने से पहले दिए थे। हर बार जब वो उन्हें देखता, ऐसा लगता जैसे उसका भाई उसके साथ है। वो उनसे बहुत जुड़ा हुआ था, ये जाने बिना कि बाहर उसका भाई पहले ही मर चुका। थोड़ी देर बाद जेलर आया, भीड़ को हटाया और वोंग चेओल को अलग बुलाया। उसने उसे एक अखबार दिया और दुखद खबर सुनाई। उसका भाई मर चुका था। ये हत्या एक खतरनाक गैंग का काम लग रही थी। उसके भाई की लाश बुरी तरह से क्षत विक्षत हालत में 8 दिन बाद समुद्र में तैरती हुई मिली थी। गुस्से में वोंग चेओल ने मेज पर जोर से मुक्का मारा। जेलर जानता था कि वोंग चेओल दिल से बुरा इंसान नहीं है और उसने अपने भाई के लिए सजा ली है, इसलिए उसने उसे अंतिम सम्मान देने के लिए 2 दिन की छुट्टी दे दी। जेल से बाहर आकर वोंग चेओल अपने भाई की तस्वीर के सामने खड़ा हुआ। उसने ध्यान से गुलाबी दस्ताने रखे और कसम खाई कि वो अपने भाई के हत्यारों को ढूंढेगा और बदला लेगा। सबसे पहले वो अपने पुराने साथी गुटाक से मिलने गया। गुटाक जो पहले पुलिस में था, अब कैंसर से जूझ रहा था और बहुत कमजोर हो चुका था। वो ज्यादा मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसने एक जरूरी सुराग दिया। उसकी एक पुरानी साथी मियांग, जो सेंट्रल फैक्शन नाम के एक आपराधिक संगठन की जांच कर रही थी। गुटाक को शक था कि यही संगठन उसके भाई की हत्या के पीछे हो सकता है। जेल से अस्थायी रूप से बाहर आए वोंग चेओल ने तुरंत मियांग को फोन किया। उसे सुनकर वो हैरान रह गई और पहले उसे लगा कि वो जेल से भाग गया है, लेकिन उसने अपनी 2 दिन की छुट्टी के बारे में बताया। थोड़ी बातचीत के बाद दोनों ने मिलने का फैसला किया। उस समय मियांग एक कैदियों के समूह को ले जा रही थी, लेकिन उनकी बस अचानक बीच रास्ते में बंद हो गई क्योंकि उसमें पेट्रोल खत्म हो गया था। ये अजीब था क्योंकि निकलने से पहले टैंक चेक किया गया था। ऐसा अचानक कैसे हो गया? दूरी ज्यादा होने के कारण बस को टो करना संभव नहीं था, इसलिए उन्हें हाईवे छोड़कर पास के पेट्रोल पंप पर जाना पड़ा। थोड़ी देर के ब्रेक के दौरान मियांग की नजर एक बेहद खूबसूरत महिला कैदी पर पड़ी जिसे ले जाया जा रहा था। ये कैदी नोसेंसी, जो कोई साधारण अपराधी नहीं थी। वो एक मशहूर ठग थी और वांटेड लिस्ट में ऊपर थी। पुलिस को उसे पकड़ने में काफी मेहनत करनी पड़ी थी। जब नोसेन बस के पास से गुजरी तो उसके लंबे पैर और आकर्षक शरीर को देखकर अंदर बैठे कैदी उसे घूरने लगे। वे सीटी बजाने लगे और आवाजें कसने लगे। नजरें हटाने का नाम नहीं ले रहे थे। नोसेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बस एक उंगली उठाकर उन्हें तिरस्कार दिखाया। इससे कैदी और ज्यादा उत्तेजित हो गए और उसके बारे में गलत ख्याल करने लगे। फिर नोसेन को एक अलग सुरक्षित गाड़ी में बैठाया गया। पेट्रोल भरवाने के बाद काफिला फिर से हाईवे पर चल पड़ा, लेकिन कुछ ही मील बाद एक भारी ट्रक पहले से घात लगाए बैठा था। अचानक उसने पुलिस एस्कॉर्ट पर हमला कर दिया। पहले उसने पहली पुलिस कार को टक्कर मारी, फिर दूसरी को भी जोर से टक्कर मारी, लेकिन असली निशाना वो बस थी जिसमें पुरुष कैदी थे। समय पर रिएक्शन न दे पाने के कारण बस टकराकर पलट गई। इस टक्कर से कई कैदी बेहोश हो गए, लेकिन जो होश में थे उन्होंने तुरंत भागने का मौका ढूंढ लिया। इस अफरा तफरी में नोसेन ने तेजी से अपनी हथकड़ी उठाई और खुद को आजाद कर लिया। तभी ट्रक से नकाबपोश लोग बाहर निकले और सीधे पलटी हुई बस की तरफ बढ़े। उनका निशाना था एक कैदी मियांग सुक। जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, यूजांग जो होश में आ चुका था तुरंत हरकत में आया और हमलावरों को गिराने लगा। खुद कैदी होने के बावजूद उसके अंदर न्याय की मजबूत भावना थी। दरअसल जेल जाने से पहले जब वो पुलिस में था, उसकी हिरासत में एक संदिग्ध की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इस वजह से उसे गलत तरीके से गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराकर जेल भेज दिया गया था। हमलावरों की सोची समझी योजना को समझते हुए यूजांग ने उन्हें रोकने का फैसला किया। हंगामा देखकर मियांग सुक ने भागने का मौका पकड़ लिया। जब तक हमलावरों को समझ आया कि वो गायब हो चुका है, तब तक वो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया था। यूजांग ने पुलिस का रेडियो उठाया ताकि बैकअप बुला सके। ये देखकर नकाबपोश लोग हथियार लेकर उस पर टूट पड़े। खुशकिस्मती से मियांग को भी होश आ गया था और उसने बीच में आकर यूजांग को बचाया, लेकिन उसकी बेहतरीन लड़ाई की स्किल भी हथियार के सामने टिक नहीं पाई। झड़प के दौरान उसे चाकू लग गया। गुस्से में यूजांग ने हमलावर को लात मारकर दूर फेंक दिया, लेकिन हमलावर फिर से हथियार लेकर उस पर झपटा। मियांग घायल होने के बावजूद हमलों को रोकने में कामयाब रही और हमलावर को बस के साथ दबा दिया। जैसे ही यूजांग उसका मास्क हटाने गया, उसने हमलावर की गर्दन पर एक टैटू की झलक देखी। तभी हमलावर छूटकर भाग गया। यूजांग उसके पीछे जाने के लिए उठा ही था कि एक गुजरती कार ने उसे टक्कर मार दी और वो उछलकर दूर गिर गया। जब घायल और बेहोश लोग होश में आए तो उन्होंने खुद को अस्पताल में पाया। वोंग चेओल और गुताक मियांग से मिलने पहुंचे। वोंग चेओल ने आसपास का हाल देखा और उसका गुस्सा बढ़ता गया। उसका भाई मर चुका था और अब मियांग भी घायल थी। गुताक, जो उनकी मदद कर सकता था, खुद कैंसर से लड़ रहा था। हालांकि असली मास्टरमाइंड की पहचान अभी तक नहीं हुई थी, लेकिन वोंग चेओल को पूरा यकीन था कि इसका संबंध गैंग से है। उसने कसम खाई कि वो अपने भाई की मौत का बदला लेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। बदले की आग में जलते हुए वोंग चेओल ने अकेले ही गैंग के इलाके पर हमला कर दिया। अंदर मौजूद गुंडे उसके गुस्से के सामने टिक नहीं पाए। उसने तेजी से घूंसे और लातों की बरसात कर दी और एक एक करके सबको गिरा दिया। संख्या में बहुत कम होने के बावजूद वो रुकने वाला नहीं था और पीछे बेहोश लोगों की लाइन छोड़ता गया। उसने दिखने वाले लीडर को पकड़ा, उसका सिर मेज पर दे मारा और गैंग के बॉस का ठिकाना पूछा। गुंडे ने बॉस का नाम बताया, मियांग सुक, जो इस समय जेल में था। वोंग चेओल को ये नहीं पता था कि मियांग सुक पहले ही भाग चुका है। उधर मियांग से मिली जानकारी के आधार पर गुताक
गुताक ने पुलिस चीफ से कैदियों के ट्रांसफर के बारे में सवाल किया। चीफ ने बताया कि म्योंग सुक, जिसे गैंग का बॉस माना जाता था, पकड़ में आने के बाद जेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन 1 महीने पहले म्योंग सुक ने मियांग से संपर्क किया और कहा कि वो असली बॉस नहीं है और कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। उसने सुरक्षा के बदले गैंग के सारे अपराध उजागर करने की पेशकश की। उसकी बात सच निकली। जेल के अंदर भी उसे मारने की कोशिश की गई। मजबूरी में पुलिस को उसे दूसरी जगह ट्रांसफर करना पड़ा, लेकिन किसी तरह ये जानकारी लीक हो गई और इसी वजह से जेल से भागने की घटना हुई। भागे हुए कैदियों को पकड़ने के लिए पुलिस चीफ ने गुताक से रिटायरमेंट छोड़कर एक खास टीम बनाने को कहा। इस टीम में ऐसे अपराधी शामिल होने थे जो अपनी खास काबिलियत से इस केस की जांच में मदद कर सके। गुताक अस्पताल में यूजोंग से मिलने गया। एक गलत तरीके से सजा पाए पूर्व पुलिस वाले होने के कारण यूजोंग इस काम के लिए बिल्कुल सही था। उसने उसे ऑफर दिया कि अगर वो टीम में शामिल होकर केस सुलझाने में मदद करेगा तो उसकी सजा 5 साल कम कर दी जाएगी और उसकी पुलिस रैंक भी वापस मिल जाएगी। दूसरा सदस्य वुंग च्योल था। उसे सजा कम होने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका एक ही मकसद था, बदला। फिर तीनों ने मिलकर अपनी योजना बनानी शुरू की। इस बार कुल 4 कैदी भागे थे। पहला था एक चश्मा पहनने वाला सीरियल किलर जिसने 2 साल में 18 लोगों को मारा था और वो खास तौर पर बुजुर्गों और महिलाओं जैसे कमजोर लोगों को निशाना बनाता था। दूसरा था एक मध्यम उम्र का खतरनाक अपराधी जो मार्शल आर्ट में माहिर था और बड़ी से बड़ी पुलिस टीम से भी बच निकलता था। तीसरा था म्योंग सुक जो इस जेल ब्रेक हमले का मुख्य लक्ष्य था। और आखिरी थी ठग नो सेन। उसकी तस्वीर देखते ही वुंग च्योल उसे पहचान गया और बोला, मैं इस औरत को जानता हूँ, ये मेरे पुराने गैंग के एक आदमी की गर्लफ्रेंड है। इसके बाद तीनों ने तय किया कि वो सबसे पहले नो सेन को पकड़ेंगे और एक पास के रेस्टोरेंट में जाल बिछाया। जैसा उम्मीद था, नो सेन का छोटा गुंडा बॉयफ्रेंड रेस्टोरेंट में था और मालिक से जबरदस्ती प्रोटेक्शन मनी वसूल रहा था। मालिक ने कुछ और दिनों की मोहलत मांगी, लेकिन गुंडे ने अपने आदमियों को जगह खाली कराने का आदेश दे दिया। जैसे ही ग्राहक बाहर जाने लगे, गुंडे की नजर एक आदमी पर पड़ी जो कोने में बैठा हुआ था और जाने से मना कर रहा था। वो उसके पास गया, उसे सबक सिखाने के इरादे से। तभी वो आदमी मुड़ा और सामने आया। वो वुंग च्योल था। अपने पुराने बॉस को पहचान कर गुंडा डर के मारे पीछे हट गया। वुंग च्योल ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या बात है, बड़े दबंग बन रहे हो, काफी परेशानी खड़ी कर रहे हो ना। पीछे खड़े गुंडे आगे बढ़ने लगे, लेकिन उनका लीडर घबरा कर उन्हें पीछे हटने का इशारा करने लगा और भागने को कहा। वुंग च्योल ने उसे वापस बुलाया। जो गुंडा पहले अकड़ दिखा रहा था अब डर से कांप रहा था। वुंग च्योल ने उसे हाथ से दबाकर मेज पर झुका दिया और आदेश दिया कि जिन ग्राहकों को उसने अभी बाहर निकाला है उनके खाने का पैसा वो खुद देगा और पूरे रेस्टोरेंट की अच्छे से सफाई भी करेगा। इसके बाद वुंग च्योल ने चियू नोसन के बॉयफ्रेंड को बुलाने के लिए कहा। डर के मारे चियू भाग गया। वो पास के एक वेयरहाउस में घुस गया और अपने पीछे कई दरवाजे बंद कर दिए। घबराहट में उसने फिर से एक स्टोरेज कंटेनर में छिपकर उसे कई ताले लगाकर बंद कर लिया। वो अंदर सिकुड़ कर बैठ गया और मुश्किल से सांस लेने की हिम्मत कर पा रहा था। कुछ ही पलों बाद वुंग च्योल वहाँ आ गया। चियू घबराकर माफी मांगने लगा और अचानक हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन वुंग च्योल ने एक ही मुक्के में उसे आसानी से रोक दिया। अगले दिन टीम ने चियू का इस्तेमाल करके नोसन को बाहर बुलाया। मिलने पर दोनों गले मिले, लेकिन नोसन को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई। तभी अचानक वुंग च्योल और बाकी लोग सामने आ गए। नोसन घबरा गई। उसने चाकू निकालकर चियू को बंधक बना लिया। वुंग च्योल बिना डरे आगे बढ़ता रहा। अपनी हालत समझकर नोसन ने चियू को छोड़ दिया और चियू जान बचाने के लिए भाग पड़ा। रास्ते में गिरते पड़ते हुए उसे लगा कि वो बच गया है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने वाला था, यूजांग ने उसका रास्ता रोक लिया। गिर जाने पर नोसन घुटनों के बल बैठ गई और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अपने बेस पर वापस आकर बंधी हुई नोसन चिल्लाती रही। परेशान होकर टीम ने उसे खोल दिया। आजाद होते ही नोसन को समझ आ गया कि वे भागे हुए कैदियों के पीछे हैं। तभी यूजांग नई जानकारी लेकर आया। सिक्योरिटी फुटेज में म्योंग सुक और एक और फरार कैदी सांगिक साथ काम करते हुए दिखाई दिए। टीम आगे क्या करे ये सोच ही रही थी कि नोसन ने बताया कि वो सांगिक को जानती है। वे पहले साथ काम कर चुके थे। नोसन अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल ध्यान भटकाने के लिए करती थी, जबकि सांग उनके टारगेट को लूटता था। सबसे खास बात ये थी कि बहुत कम लोग सांगिक को पहचानते थे। नोसन ने एक सौदा रखा कि अगर उसकी सजा कम कर दी जाए तो वो सांगिक को पकड़ने में मदद करेगी। गुटाक ने एक शर्त पर यह सौदा मान लिया कि नोसन को एक ट्रैकिंग डिवाइस पहनना होगा। अगर वे फरार कैदियों को पकड़ लेते हैं तो उसकी सजा से 5 साल कम कर दिए जाएंगे। नोसन तुरंत मान गई। सोया मिल्क खत्म करने के बाद नोसन ने अपना विश्लेषण शुरू किया। सांगिक लगभग हर जगह काम कर चुका था, सिवाय एक जगह के। उसका तरीका ये था कि वो खुद को अमीर प्लेबॉय बनाकर अकेली महिलाओं को फंसाता और अपनी पहचान छिपाता था। काफी सोच विचार के बाद टीम ने एक खास महिला पर शक किया। रात होते होते नोसन ने उसे ढूंढ लिया। एक संदिग्ध तरीके से व्यवहार करती महिला को देखकर नोसन ने अपना शक पुख्ता किया और उससे पूछा कि क्या वो सांगिक के लिए खाना ले जा रही है। फिर उसने सांग की असली सच्चाई बताई कि वो एक ठग है जो महिलाओं को निशाना बनाता है। ये सुनकर महिला घबरा गई और तुरंत सांग को पुलिस के बारे में चेतावनी देने चली गई। सांगिक घबरा गया और रात के अंधेरे में भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन टीम पहले से तैयार थी और घात लगाकर बैठी थी। सांगिक ने अपनी मार्शल आर्ट्स की ताकत दिखाते हुए एक ही छलांग में छत से कूदकर 2 पुलिस वालों से बच निकला। थोड़ी दूरी बनाकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी राहत ज्यादा देर नहीं रही। अचानक वुंग च्योल कहीं से आया और तेल के ड्रम से उसे जमीन पर गिरा दिया। उठ जा बदमाश, वुंग च्योल गुर्राया। तभी आंखों पर पट्टी बांधे हुई महिला जो सांगिक के लिए चिंतित थी पास आई, लेकिन सांगिक ने तुरंत उसके गले पर चाकू रख दिया। सच्चाई समझते ही महिला ने उसकी आंखों में पेपर स्प्रे मार दिया। अंधा होकर सांग ने चाकू लहराते हुए इधर उधर वार किए। वुंग च्योल ने बिना दया दिखाए एक जोरदार मुक्का मारा और उसे बेहोश कर दिया। तभी अचानक एक पुलिस गाड़ी तेज आवाज के साथ वहां रुकी। वुंग च्योल ने तुरंत बचाव किया और 2 पुलिस वाले बाहर कूदे। सांगिक को उठाकर अपनी गाड़ी में फेंका और तेजी से निकल लिए। वे सिर्फ सांगिक को पकड़ने का क्रेडिट लेने आए थे। ये देखकर गुटाक निराशा में अपना सीना पकड़कर बैठ गया। उसकी दिल की समस्या बढ़ गई। टीम बस बेबस होकर उन्हें जाते हुए देखती रही। गुटाक के कमजोर होने के बाद ऐसा लग रहा था कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन अगर दूसरे पुलिस वाले ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो वे भी पीछे नहीं हटेंगे। तीनों सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गए। यूजांग पूछताछ वाले कमरे में घुसा। एक पुलिस वाले को लोहे की पाइप से बेहोश किया और सांगिक से पूछा म्योंग सुक कहाँ छिपा है। शुरू में सांगिक ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। तभी नोसन आगे आई और एक जोरदार किक मारकर उसे चुप करा दिया। घायल सांगिक ने कहा कि उसे म्योंग सुक का ठिकाना नहीं पता और दावा किया कि वे बस ट्रेन स्टेशन पर सिक्योरिटी कैमरे में साथ दिख गए थे। ये महज इत्तेफाक था। यूजांग ने फोटो को ध्यान से देखा और पुष्टि की कि सांगिक सच बोल रहा है। वे बस रास्ते में एक दूसरे से टकरा गए थे। मजबूर होकर टीम ने अपनी रणनीति बदली और अब उनका ध्यान सीरियल किलर चोंग पर गया। वे उसकी पत्नी के घर गए, लेकिन वो वहाँ नहीं था
उसकी पत्नी ने उसे पुलिस के हवाले करने पर पछतावा जताया। अब जब वो आजाद है, उसे उसके बदले का डर था। टीम ने माफी मांगी और वहाँ से चले गए। जैसा उन्होंने सोचा था, चोंग मिनन अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था। उसे सिर्फ उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर याद था, इसलिए वो पुलिस से उसका पता मांगने गया, लेकिन पुलिस ने मना कर दिया। गुस्से में चोंग मिनन ने पुलिस वाले पर हमला किया और उसे मार दिया। फिर उसने पुलिस रेडियो का इस्तेमाल करके खुद को वही पुलिस वाला बताकर अपनी पत्नी का पता हासिल कर लिया। सिक्योरिटी फुटेज में ये सब कैद हो गया। युजांग ने वीडियो को जूम करके देखा और एक जाना पहचाना टैटू देखा, वही जो उसने जेल से भागने के दौरान हमलावर पर देखा था। उसी समय नोसन ने बताया कि चोंग मिनन की पत्नी भाग गई है। टीम उस होटल पहुंची जहां वो छिपी हुई थी। वहां पहुंचकर उन्होंने मैनेजर को डेड पाया। तभी बाथरूम से चोंग मिनन बाहर आया और डरी हुई महिला वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उसने उस पर एक एस्ट्रे फेंका। जब नोसन वहां पहुंची तो दरवाजा बंद था। उसने झिरी से अंदर झांक कर देखा तो वो औरत मुश्किल से जिंदा थी। बिना एक पल गवाए वुंग चियोल ने हथौड़े से दरवाजा तोड़ दिया। नोसन अंदर भागी और उसने एस्ट्रे वापस चोंग मिनन पर फेंका, जो सीधे उसके सिर पर लगा। वुंग चियोल ने समय बर्बाद नहीं किया और एक जोरदार मुक्का मारा। फिर उसने चोंगमिन की कमर को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया, जैसे एक मजबूत भालू की पकड़ हो, जिससे वो शायद जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया। उसी समय यूजोंग वहां पहुंचा और म्योंग सुक से टकरा गया। म्योंग सुक ने यूजोंग को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे जल्दी ही पकड़ लिया गया। आखिरकार वुंग चियोल उसके सामने आया और बदला लेने के लिए तैयार था, लेकिन म्योंग सुक ने जोर देकर कहा कि उसने उसके भाई को नहीं मारा। असली मास्टरमाइंड एक जापानी गैंग बॉस था जिसका नाम योशारा था। जापान में अपनी ताकत मजबूत करने के बाद योशारा ने कोरियन गैंग्स पर नजर डाल ली थी और म्योंग सुक को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। योशारा ऊंचे दर्जे के कोरियन नेताओं को रिश्वत दे रहा था, गैर कानूनी सामान की तस्करी कर रहा था, इंसानों पर प्रयोग कर रहा था और कई अन्य भयानक अपराध कर रहा था। म्योंग सुक का पीछा इसलिए किया जा रहा था क्योंकि उसके पास योशारा के अपराधों के सबूत थे। जब वे आगे की योजना पर बात कर रहे थे, तभी अचानक बड़ी पुलिस फोर्स ने उन्हें घेर लिया। पता चला कि पुलिस चीफ योशारा के साथ मिला हुआ था। बंदूकों से घिरे होने के कारण टीम को मजबूर होकर मानना पड़ा और चीफ ने वुंग चियोल से सारे सबूत छीन लिए। म्योंग सुक को अलग ले जाया गया, जहां उसकी नकली दुर्घटना में मौत होने वाली थी। इसके बाद चीफ ने फायर अलार्म बजा दिया और इमारत में आग लगा दी, जबकि वुंग चियोल, यूजोंग और नोसन को खंभों से बांध दिया गया। वो अपने आदमियों को बाहर के रास्तों की रखवाली करने का आदेश देकर वहां से चला गया। जैसे जैसे धुआं इमारत में भरने लगा, टीम बेहोश होने लगी। वुंग चियोल समझ गया कि उसे जल्दी कुछ करना होगा। उसने अपने बंधनों को तोड़ने की पूरी ताकत लगा दी, जिससे नोसन और यूजोंग दर्द से चिल्लाने लगे। आखिरकार अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने रस्सियां तोड़ दी। आजाद होने के बाद वे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन हर रास्ता बंद था। दांत भींचकर वुंग चियोल ने अपना गुस्सा इकट्ठा किया और एक बैल की तरह दौड़कर दरवाजा तोड़ दिया। काफी संघर्ष के बाद वे आग से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन यूजोंग अभी भी बेहोश था। वुंग चियोल ने आगे बढ़कर उसे मुंह से मुंह लगाकर सांस दी। उसने मजाक में कहा, चिंता मत करो, किसी ने ये नहीं देखा। तुम क्या खाते हो? तुम्हारी सांस बहुत खराब है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। बाहर पुलिस वाले इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक गुटाक कार में आया और एक गार्ड को टक्कर मार दी। पता चला कि अस्पताल में उस पर एक हत्यारे ने हमला किया था, लेकिन उसने उसे हरा दिया था। अब चाप की टीम फिर से एकजुट हो गई थी। आखिरी मुकाबले के लिए तैयार होकर उन्होंने योशारा के मुख्यालय पर निशाना साधा। एक सुराग के आधार पर वे उसे एक ड्रग बनाने वाली फैक्ट्री तक पहुंचे, जहां 1000 से ज्यादा गैंग के लोग मौजूद थे। इस किले जैसे ठिकाने में घुसना लगभग नामुमकिन था। वुंग चियोल ने अपने एक पुराने साथी से संपर्क किया और उसे डिलीवरी ड्राइवर बनकर आने को कहा। उसने तेजी से गार्ड्स को खत्म किया, गेट खोला और वुंग चियोल और उसकी टीम को अंदर आने दिया। मुख्य इमारत के सामने फिर से मिलकर वे एक जबरदस्त लड़ाई के लिए तैयार हो गए। अंदर योशारा पुलिस चीफ को डांट रहा था। फिर उसने एक हथियार बांधा और म्योंग सुक के पास गया और उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी मौत हो गई। अपने प्लान के खुल जाने से गुस्से में योशारा ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे पुलिस चीफ पर हमला करें। उन्होंने जबरदस्ती उसके गले में जहर की शीशी डाल दी ताकि जेल से भागने का इल्जाम उसी पर लगाया जा सके। 5 लोगों की टीम इमारत में घुस गई। उन्हें देखकर गैंग के लोगों में डर की लहर दौड़ गई। वुंग चियोल ने बिजली काट दी, जिससे पूरी बिल्डिंग अंधेरे में डूब गई और उसने ऐलान किया कि अब कोई भी यहाँ से भाग नहीं पाएगा। एक गैंग का आदमी हिम्मत करके आगे बढ़ा, लेकिन वुंग चियोल कुछ कर पाता उससे पहले ही उसके साथी ने उसे एक ही किक में गिरा दिया। वुंग चियोल भी पीछे नहीं रहा। उसने तेजी से लगातार घूंसे बरसाए और एक एक करके दुश्मनों को गिराता गया। योशारा सिक्योरिटी मॉनिटर पर ये सब देख रहा था। उसने तुरंत और लोगों को बुलाने का आदेश दिया। बहुत सारे गैंग मेंबर उनकी तरफ बढ़े। चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद वुंग चियोल बिल्कुल शांत रहा। उसने यूजोंग और गुटाक को लिफ्ट लेने को कहा, जबकि वो और नोसन हमलावरों को रोकने के लिए वहीं रुक गए। दोनों ने मिलकर ऐसा शानदार मुकाबला किया जैसे 2 बनाम 100 की लड़ाई हो। दूसरी तरफ ऊपर वाली मंजिल पर गुटाक और यूजोंग अपने दुश्मनों से भिड़ रहे गए। गुटाक ने गोली चलाई, फिर लिफ्ट की केबल्स पर फायर किया ताकि योशारा भाग न सके और फिर एक बड़ा हथौड़ा उठाकर लड़ाई जारी रखी। नीचे वुंग चियोल अपने सामने आए दुश्मनों को खत्म करके लिफ्ट की तरफ बढ़ा, लेकिन वहाँ पूरा फ्लोर दुश्मनों से भरा हुआ था। कोई रास्ता न बचने पर उसने पूरी ताकत से हमला किया। उसने तेजी से घूंसे मारे, एक गिरे हुए दुश्मन से रेंच उठाया और 2 और लोगों को गिरा दिया। गैंग के लोग लगातार आते रहे और उसे एक कोने में घेर लिया, लेकिन तब भी वुंग चियोल की लड़ने की कला साफ दिख रही थी। जो भी उसके पास आने की हिम्मत करता, उसे या तो वो कमरे में फेंक देता या तुरंत खत्म कर देता। कुछ ही पलों में उसने पूरा फ्लोर साफ कर दिया। आखिरी बचा गैंग मेंबर डर के मारे अपना पेट पकड़कर बेहोश होने का नाटक करने लगा। वहीं योशारा ने हालात बदलते देख अपनी लेजर उठाई और अपने बॉडीगार्ड को उसे सुरक्षित जगह ले जाने का आदेश दिया। जैसे ही यूजोंग और गुटक वहां पहुंचे, बॉडीगार्ड उनके सामने आ गया ताकि योशारा भाग सके। बॉडीगार्ड बहुत ताकतवर था। उसने आसानी से गुटक को गले से पकड़कर दूर फेंक दिया। यूजोंग ने कमजोर हालत में भी उससे लड़ाई की, लेकिन वो साफ तौर पर कमजोर पड़ रहा था। किस्मत से बॉडीगार्ड उसे कोई अंतिम वार नहीं कर पाया। तभी वुंग चियोल वहां पहुंचा और पूछा कि क्या उन्हें मदद चाहिए। यूजियांग ने उसे इशारा किया कि वो योशारा के पीछे जाए और खुद अकेले बॉडीगार्ड से लड़ने लगा। उसकी बहादुरी थोड़ी लापरवाही भरी थी। उसे बार बार पीछे ढकेला गया। जब लगा कि वो हार जाएगा, तब उसने आस-पास योशारा के पीछे जाए और खुद अकेले बॉडीगार्ड से लड़ने लगा। उसकी बहादुरी थोड़ी लापरवाही भरी थी। उसे बार बार पीछे ढकेला गया। जब लगा कि वो हार जाएगा, तब उसने आस-पास के माहौल का फायदा उठाया, बॉडीगार्ड को गिराया और उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया, जिससे लड़ाई खत्म हो गई। वुंग चियोल छत के दरवाजे तक पहुंचा और एक जोरदार किक मारकर लोहे का दरवाजा तोड़ दिया। वो शांति से योशारा की तरफ बढ़ा, जबकि बचे हुए गैंग मेंबर उस पर टूट पड़े। वुंग चियोल ने उनके हमलों की परवाह नहीं की और उनके हथियारों का सामना अपने नंगे हाथों से किया। उसके हर घूंसे से एक आदमी गिर रहा था। आखिर
आखिर में उसने एक जोरदार फेंक से आखिरी दुश्मन को भी खत्म कर दिया। योशारा जो अब हताश हो चुका था, उसने ब्रास नकल्स पहन लिए। शुरुआत में उसे बढ़त मिल गई और उसने वुंग चेओल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन वुंग चेओल ने उसकी अगली चाल भांप ली, एक ताकतवर घूसे से बचा, उसका हाथ पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। योशारा भी एक कुशल फाइटर था। उसने वुंग चेओल को 2 जोरदार वार किए, जिससे वो एक घुटने पर आ गया। वो आखिरी वार के लिए तैयार हुआ, तभी एड्रेनलिन के जोर से वुंग चेओल ने उसका हाथ मरोड़ा और एक जोरदार घूसा मारा, जिससे उसका हाथ टूट गया। योशारा रुका नहीं, उसने फिर हमला किया, लेकिन वुंग चेओल ने उसका दूसरा हाथ भी तोड़ दिया। आखिर में एक पूरी ताकत वाला वार करके वुंग चेओल ने योशारा को गिरा दिया और अपने भाई की मौत का बदला ले लिया। लड़ाई खत्म होने के बाद वुंग चेओल का साथी और लोग लेकर वहां पहुंचा। इलाके को सुरक्षित करने के बाद वे मोटरसाइकिल पर भाग निकले। गुटक ने भ्रष्ट पुलिस चीफ को ढूंढ लिया और उसे एक जोरदार घूसा मारा। अब चीफ को अपने किए की सजा मिलेगी, जीत चुकी थी। अंत में एक अच्छी खबर ये थी कि गुटक को लिवर डोनर मिल गया था, जिससे उसकी जान बच गई। जो अपराधी अब सुधर चुके थे, वे आजाद होकर नई जिंदगी शुरू करने निकल पड़े। फिल्म यहीं खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद। एक ऐसी शहर की भाग दौड़ जो कभी थमती ही नहीं। एक माँ जो अपने परिवार को संभालने के लिए जी जान से लड़ रही है, जबकि जिंदगी उसे एक के बाद एक मुश्किल में धकेलती जा रही है। हर दिन एक नई जंग है, हर वक्त का खाना एक नया चैलेंज है। पर रास्ता कितना भी मुश्किल हो जाए, वो अपने हालातों के आगे हार मानने से साफ इनकार कर देती है और अपने हौसले, पक्के इरादे और ढेरों कुर्बानियों के दम पर वो एक ऐसा सफर शुरू करती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज के मूवी रिकैप में हम लेकर आए हैं द डम्पलिंग क्वीन, एक माँ के कभी न टूटने वाले हौसले और शांत ताकत की सच्ची कहानी। कहानी शुरू होती है 1976 में। शिन्ही नाम की एक मिडिल एज्ड औरत चीन के किंगडाओ के एक शांत दूर दराज के गांव में अपनी माँ, बहन और 2 छोटी बेटियों के साथ रहती है। उसका पति हांजो दू चांगशा नाम के शहर में रहता है। उसने जिन्ही से अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, इसलिए इतने सालों से उसे पीछे छोड़ दिया गया था और वो अपनी माँ के घर अपने बच्चे पालती हुई बस इंतजार कर रही थी। पर अब आखिरकार खबर आई थी, उसका पति थाईलैंड में सेटल होने वाला था और वो चाहता था कि वो सब भी वहाँ आ जाएं। जाने की आखिरी रात पूरा परिवार एक आखिरी बार इकट्ठा होता है। वो सब साथ मिलकर डम्पलिंग्स बनाते हैं, जो उसकी माँ की सबसे फेवरेट डिश है। माँ उन्हें बड़े प्यार से बनाती है, पर सब मानते हैं कि जिन्ही के बनाए डम्पलिंग्स का स्वाद सबसे बेस्ट है। जाने से पहले एक आंटी उसे चुपके से एक फोन नंबर देती है, हांगकांग में रहने वाली उसकी एक कजिन जिनका। वो धीरे से कहती हैं, अगर कभी भी मदद की जरूरत पड़े तो इससे कांटेक्ट करना। अगले दिन सुबह जिन्ही अपनी बेटियों के साथ चांगशा के लिए निकल जाती है। स्टेशन पर उसका पति हांजो इंतजार कर रहा होता है, पर साथ में उसकी माँ भी होती है। और जो बात उसकी सास कहती है वो जिन्ही की दुनिया उजाड़ देती है। वो कहती हैं, कुछ साल पहले मैंने अपने बेटे की शादी एक अमीर थाई फैमिली में कर दी थी। वो अब थाईलैंड में अपनी नई पत्नी का बिजनेस संभाल रहा है। उन्हें एक काम वाले की जरूरत है, अगर तुम चाहो तो तुम उस रोल में उनके साथ जा सकती हो। जिन्ही बिल्कुल सुन्न हो जाती है। उसे इस दूसरी शादी के बारे में कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं। उसने सच में भरोसा किया था कि वो और उसकी बेटियां साथ मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। और अब एक शांत से वाक्य ने उसके इस ख्वाब को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। उसी शाम हांजो उन्हें इस पिछड़े शहर के एक छोटे से खाली कमरे में लाता है। वो जिन्ही से डम्पलिंग्स बनाने को कहता है। वो चुपचाप बिना रुके सबके लिए बनाती है और जब वो खा रहे होते हैं तो हांजो अनाउंस करता है कि वो कल थाईलैंड के लिए निकल रहे हैं। लेकिन जिन्ही बोल पड़ती है, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रह सकती हूँ, तुम्हारे परिवार के साथ खड़ी रह सकती हूँ, पर मैं किसी दूसरी औरत की नौकरानी नहीं बनूंगी। हमें इसके बजाय हांगकांग ले चलो, हम दोनों काम करेंगे, लड़कियों को स्कूल भेजेंगे और साथ मिलकर कुछ नया खड़ा करेंगे। हांजो का जवाब सिर्फ एक गहरी खामोशी होती है। कल वो थाईलैंड जा रहा है, ये उसका आखिरी फैसला है। वो दरवाजे से बाहर निकल जाता है। बच्चे उसे आवाज देते हैं, पर वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। जिन्ही एक अनजान शहर में 2 बच्चों के साथ बिना किसी प्लान के अकेली खड़ी है। घर लौटने से उसकी माँ का दिल टूट जाता, पर वो यहाँ सर्वाइव कैसे करेगी। वो यहीं रुकने और लड़ने का फैसला करती है। सबसे पहले उसे काम चाहिए, पर यहाँ की भाषा अलग है, लोग उसकी बात समझ नहीं पा रहे। इसलिए वो एक बुजुर्ग कपल की दुकान में जाती है और एक शांत पर हिम्मत भरा कदम उठाती है। वो एक कागज के टुकड़े पर लिखती है, मुझे नौकरी चाहिए। वो उसे प्लास्टिक के फूल जोड़ना सिखाते हैं। वो एक बार देखती है और समझ जाती है। वो औरत मुस्कुराकर उसे तुरंत काम दे देती है। उस रात जिन्ही सोती नहीं है। वो पूरी रात अंधेरे में काम करती है और हर एक फूल तैयार कर देती है। सुबह होते ही वो सब डिलीवर कर देती है। उसे पैसे मिलते हैं, पर तभी उसे बताया जाता है कि फूलों का काम खत्म हो गया है, अब और काम नहीं है। उसका दिल बैठ जाता है, पर तभी उसे राहत मिलती है, क्योंकि एक नया बैच आ गया था गुड़िया असेंबल करने का। वो उस औरत से बात करती है और बिना किसी हिचकिचाहट के काम ले लेती है। फिर से वो पूरी रात काम करती है। सुबह तक हर गुड़िया तैयार हो जाती है, पर जब वो उन्हें डिलीवर करने वाली होती है तो उसकी छोटी बेटी पैंग अचानक बीमार हो जाती है। उसकी बड़ी बेटी बा आगे आती है और धीरे से कहती है, आप इसके साथ रुको, मैं दुकान पर ले जाऊंगी। पर बा को अभी रास्ते नहीं पता है। वो गलत रास्ते मुड़ जाती है और खो जाती है। काफी वक्त बीत जाता है और जिन्ही परेशान हो जाती है। जब वो खुद दुकान पर जाती है तो उसे पता चलता है कि बा तो बहुत पहले आकर जा चुकी है। वो भागकर घर जाती है। बा वहाँ सेफ होती है, पर डर गुस्से में बदल जाता है और जिन्ही आवाज उठा देती है। तभी उसकी छोटी बेटी धीरे से बोलती है, बा खो गई थी, वो गिर गई और उसे चोट लग गई। और बस गुस्सा तुरंत पिघल जाता है। जिन्ही अपनी बेटी को सीने से लगा लेती है। कुछ देर बाद वो बुजुर्ग कपल जल्दी में आते हैं एक अर्जेंट न्यूज के साथ। पुलिस डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए इलाके में आ गई है। वो जिन्ही के पेपर्स देखते हैं और उनके चेहरे उतर जाते हैं। उसका स्टे परमिट एक्सपायर हो चुका है। वो यहाँ 1 घंटा भी नहीं रुक सकती। उसे अभी के अभी हांगकांग के लिए निकलना होगा। जिन्ही उस नंबर को निकालती है जो उसकी आंटी ने दिया था अपनी कजिन जिनका। वो अपना थोड़ा बहुत सामान पैक करती है और वो चुपके से निकल जाते हैं। वो बुजुर्ग कपल उन्हें चुपचाप पानी के किनारे एक बोट तक ले जाता है। जिन्ही और उसकी बेटियां उन मददगार अजनबियों को अलविदा कहती हैं और एक अनजान शहर की तरफ एक अनिश्चित भविष्य में निकल पड़ती है। उन दिनों हांगकांग आसपास के शहरों से ज्यादा डेवलप्ड था, इसलिए लोग अच्छी जिंदगी की उम्मीद में हर तरफ से गैर कानूनी तरीके से वहाँ आ रहे थे। इससे शहर पर बहुत प्रेशर था, नौकरियां कम थी और रहने के हालात बहुत खराब और भीड़ भाड़ वाले थे। जिन्ही के पेपर्स सही करवाती है और उसे एक ऐसी जगह लाती है जिसे वो फिलहाल अपना घर कह सके। वो एक ऐसी बिल्डिंग थी जो लोगों से खचाखच भरी हुई थी। हर कमरा शेयर किया हुआ था, हर कोना फुल था, पर वहाँ की लैंडलेडी हांग बड़े दिल वाली औरत थी। वो जिन्ही को बिना कोई एडवांस लिए एक कमरा दे देती है और कहती है, पहले
3 महीने लो, जब पैसे हों तब दे देना। और नीचे कॉमन किचन को जिन्ही कभी भी यूज कर सकती थी। जिन्ही चुपचाप उनका शुक्रिया अदा करती है और बच्चों को अंदर ले जाती है। अगले दिन सुबह वो नौकरी की तलाश में एक अस्पताल जाती है। जिन्ही अपने गांव में एक नर्स थी। यही एक हुनर था जिस पर उसे नाच था, पर वहाँ से रुखा जवाब मिलता है। नए रूल्स के मुताबिक हांगकांग के बाहर से आए लोगों के लिए कोई सरकारी नौकरी नहीं है। वो रुकती नहीं है, वो हर दरवाजे पर जाकर किसी भी तरह के काम के लिए पूछती है। फिर एक छोटे रेस्टोरेंट के बाहर उसे हायरिंग का नोटिस दिखता है। वो मैनेजर के पास जाती है और उसकी आंखों में देखकर कहती है, मैं स्ट्रांग हूँ, आपको जो चाहिए मैं कर सकती हूँ। वो उसे पीछे ले जाता है। बर्तन धोने की पोजीशन खाली थी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, जिन्ही हाँ कह देती है। पर जब वो उस किचन में कदम रखती है तो वहाँ की गंदगी और बदबू देखकर एक पल के लिए उसका सिर घूम जाता है। वो खुद को संभालती है और एक भी बर्तन उठाने से पहले वो पूरी जगह को ऊपर से नीचे तक साफ करती है और फिर काम में जुट जाती है। उसी शाम वो घर आकर अपनी बड़ी बेटी पास से कहती है, मुझे नौकरी मिल गई है, मैं हर सुबह 6 बजे निकल जाऊंगी, तुम अपनी बहन को टाइम पर स्कूल भेज देना। उसने पहले ही दोनों लड़कियों का स्कूल में एडमिशन करवा दिया था और ये एक छोटी सी चीज भी एक बड़ी जीत लग रही थी। लैंडलेडी हॉन्ग ये अच्छी खबर सुनकर जिनको सेलिब्रेट करने के लिए बुलाती है। जिन खुश है पर प्रैक्टिकल है। एक बर्तन धोने वाले की कमाई से रेंट, खाना और 2 बच्चों का खर्चा मुश्किल से चलेगा। वो बताती है कि उसके मालिक की पत्नी को डायबिटीज है और उन्हें हर सुबह इंजेक्शन की जरूरत होती है। क्योंकि जिन्ही नर्स है तो क्या वो ये काम भी कर सकती है थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम के लिए? जिन्ही बिना सोचे हाँ कह देती है और इस तरह उसके दिन फिर से एक शांत और लगातार मेहनत के साथ शुरू होते हैं। हर सुबह वो 4 बजे उठती है। पहले लैंडलेडी हॉन्ग के मंदिर के आगे एक छोटी सी प्रार्थना करती है, फिर इंजेक्शन देने जाती है और वहाँ से सीधे रेस्टोरेंट बर्तन धोने, जब तक कि उसके हाथ दुखने ना लगे। यही अब उसकी जिंदगी है और वो बिना किसी शिकायत के इसे जीती है। एक अंधेरी सुबह जब पूरा शहर सो रहा होता है, वो कॉरिडोर में किसी से टकरा जाती है। वो आदमी उस पर चिल्लाता है, शांत अंधेरे में चुभने वाले कड़वे शब्द बोलता है। तभी पास के एक कमरे से एक हल्की रोशनी आती है। वो आदमी जो बिल्डिंग के कपड़े धोने का काम करता है, वो बिना कुछ बोले अपना लैंप चालू कर देता है ताकि उसे रास्ता दिखे। जिन्ही उसे देखती है और सच्चे दिन से शुक्रिया अदा करते हुए अपना सिर झुकाती है। अपनी पहली सैलरी मिलने पर जिन्ही एक हिस्सा अलग रखती है और उसे घर बेचती है। किंगडाओ में अपने परिवार के लिए कमाने वाली वो अकेली थी। उसके बिना उसकी माँ और बहन के पास कुछ नहीं होता, पर घर पैसे भेजने का मतलब था कि वो पूरा रेंट नहीं दे सकती थी। वो डरते हुए हांग के पास बचे हुए थोड़े से पैसे लेकर जाती है, पर हांग बस मुस्कुरा देती है और कहती है, मुझे थोड़ा थोड़ा करके दे देना जब भी तुम दे सको। अजनबियों के शहर में ऐसी मेहरबानी देखकर जिन्ही को बहुत समय बाद एक अपनेपन का एहसास होता है। बच्चे जब कार्टून देखने आते तो हांग उनके लिए चुपचाप जगह बना देती थी। उस घर में 2 लड़कियां और रहती थी जो मॉडल्स बनना चाहती थी, जो हमेशा हंसी मजाक करती रहती थी। उस भीड़ भाड़ वाले घर में हर कोई जिन्ही और उसकी बेटियों को प्यार करता था सिवाय एक आदमी के। वो गुस्से वाला निकम्मा आदमी था जो अपनी पत्नी की कमाई पर जीता था और हमेशा सब पर शक करता था। उसकी पत्नी थोड़ा एक्स्ट्रा कमाने के लिए रात को काम करती थी और इस बात के लिए वो उसे प्रताड़ित करता था। एक शाम उस पड़ोसी ने, जिसने उस औरत को ट्रैम्स साफ करने की नौकरी दी थी, उससे सीधे कहा, तेंदुए तुम्हारी पत्नी मेहनती और अच्छी है। वो रात को ट्रैम्स इसलिए साफ करती है क्योंकि वो थोड़ा एक्स्ट्रा कमाना चाहती है और कुछ नहीं। जिन्ही ने ये सब सुन लिया। वो उस पड़ोसी के पीछे नीचे गई और धीरे से पूछा, क्या मुझे भी वो नौकरी मिल सकती है? उस आदमी ने उसे देखा और हाँ कह दिया, वो अरेंज कर देगा। ऊपर उसकी छोटी बेटी पैंग कॉरिडोर में उसी गुस्से वाले आदमी से टकरा गई। वो बिना किसी गलती के उस बच्चे पर चिल्ला उठा। वो अपनी माँ को बुलाने भागी। उस आदमी ने जिन्ही, उसके बच्चों और उनके गांव के बारे में बहुत बुरी बातें कही। जिन्ही चुप नहीं रही, दोनों में बहस हुई। फिर हांग ने आकर उन्हें अलग किया और उस आदमी को आखिरी वार्निंग दी। जिन्ही अपनी बेटियों को सांस लेने के लिए छत पर ले गई। तभी पैंग ने एक ऐसी बात कही जिसने उसकी माँ का दिल तोड़ दिया। हम गरीब हैं, हम गांव से आए हैं और आप रेस्टोरेंट में बर्तन धोती हो। मेरे स्कूल के नए दोस्त बहुत गंदी बातें कहते हैं। जिन्ही ने खुद को संभाला और प्यार से कहा, हम यहाँ नए हैं ना, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं, पर बहुत जल्द तुम्हारी माँ को एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी और फिर सब तुमसे प्यार करेंगे। उसने उन्हें गले लगाया और खुले आसमान के नीचे छत पर उनके साथ हंसने और खेलने लगी। तभी छत के एक छोटे से कमरे से एक आदमी बाहर आया। जिन्ही ने सोचा कि उन्होंने डिस्टर्ब किया तो उसने तुरंत सॉरी कहा, पर वो आदमी मुस्कुराया और बोला, जब चाहे ऊपर आया करो, मेरा नाम जांग है, पर सब मुझे अंकल डिजर्ट कहते हैं। बच्चे एक्साइटेड होकर एक दूसरे को देखने लगे। क्यों? क्योंकि मैं मिठाइयाँ बेचता हूँ। उसने सिंपल जवाब दिया और उन्हें मीठा खाने के लिए अंदर बुलाया। बच्चों ने उसका सामान उठाने में मदद की और इस तरह एक नई दोस्ती शुरू हुई। जल्द ही शहर नए साल के रंगों से जगमगा उठा। हांगकांग में जश्न का माहौल था। जिन्ही ने बैठकर अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखी, पर जब उसकी बहन ने लिफाफे पर हांगकांग का स्टैम्प देखा तो वो चौंक गई। जिन्ही अभी तक हांगकांग में क्यों है? वो थाईलैंड क्यों नहीं गई? जिन्ही ने चिट्ठी में एक झूठ लिखा था। उसने कहा कि उसकी सास बीमार हो गई हैं, इसलिए उन्हें देर हो गई। सच लिखने की उसमें हिम्मत नहीं थी कि उसका पति उन्हें छोड़कर चला गया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि वो अब 3-3 नौकरियां कर रही है ताकि बच्चों का पेट भर सके। कि दिन भर बर्तन धोने के बाद वो रात भर ट्रेन साफ करती है और जब वो रात के अंधेरे में बाहर होती है तो हांग उसके बच्चों का ध्यान रखती है। पर न्यू ईयर की शाम पर जिन्ही ने सबके लिए डम्पलिंग्स बनाए। उसके डम्पलिंग्स जो हमेशा सबसे बेहतरीन होते थे, सब इकट्ठा हुए और सबने बड़े प्यार से तारीफ की। वो बुजुर्ग आदमी जिसने उसे ट्रैम की नौकरी दी थी, वो बच्चों के लिए खिलौने लेकर आया और इस तरह इस प्यारे से काम चलाओ परिवार ने नए साल का स्वागत किया। वक्त बीतता गया और एक दिन रेस्टोरेंट में बर्तन ले जाते वक्त जिन्ही का पैर फिसल जाता है और वो जोर से गिरती है। वो बार बार उठने की कोशिश करती है पर उसका शरीर साथ नहीं देता। उस रात ट्रैम की शिफ्ट के दौरान दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। वो अंधेरी सड़कों पर धीरे धीरे चलती हुई बिल्डिंग तक पहुंचती है और घुटनों के बल रेंगते हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती है। उसकी बेटियां उसे देख लेती हैं और सबको आवाज देती हैं। हांग उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाती हैं। डॉक्टर धीरे से बताता है, उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है, अब कोई भारी काम नहीं होगा, उन्हें आराम की जरूरत है। जिन्ही डॉक्टर को देखती है और कहती है, मुझे बस दर्द की कोई दवा दे दो, मेरे 2 बच्चे हैं, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो वो क्या खाएंगे? वो कुछ दिन हॉस्पिटल में रहती है और हांग लड़कियों का ध्यान रखती है। जब जिन्ही आखिरकार घर लौटती है तो वो कई हफ्तों तक हिल भी नहीं पाती। कानून के मुताबिक रेस्टोरेंट को उसे वर्क प्लेस इंजरी का मुआवजा देना चाहिए था, जो उसके परिवार को महीनों
तक संभाल सकता था, पर मैनेजर साफ मना कर देता है और उल्टा उसे लालची कहता है कि वो नाटक कर रही है। फिर दूसरा झटका लगता है। टाइम कंपनी ने फैसला किया है कि हांगकांग के बाहर के वर्कर्स अब नहीं चाहिए। उनकी रात की नौकरी भी चली जाती है। कुछ ही दिनों में उसने सब कुछ खो दिया। कोई इनकम नहीं, कोई रास्ता नहीं और बच्चों को खिलाने के लिए पैसे भी नहीं। वो छत पर जाती है और बालकनी के किनारे खड़ी हो जाती है। तभी उसकी छोटी बेटी पैंग आती है और एक बच्चे की तरह एक प्यारी सी कविता गाने लगती है। जिन्हीं अपनी बेटियों के चेहरे देखती है और पीछे हट जाती है। लड़कियां पूछती हैं क्या हुआ मम्मा। वो उनके पास बैठ जाती है और कहती है मैं थक गई हूँ, मुझे लग रहा है मैं हार रही हूँ। पास से अंकल डेजर्ट ने ये सब सुन लिया था। वो बच्चों को प्यार से बुलाते हैं और कहते हैं अब से तुम्हारे खाने का ध्यान मैं रखूंगा। जिन्हीं टूट जाती है। उसका शुक्रिया शब्दों में बयान नहीं हो सकता था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उस शाम वो उनके लिए गर्मा गर्म और स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। खाते हुए जिन्हीं धीरे से पूछती है आप ये कहाँ बेचते हो। वो कहते हैं फेरी टर्मिनल के सामने। बस अगले दिन सुबह वो उसे वहाँ ले जाते हैं। हम हर सुबह 6:30 बजे सेटअप करते हैं। वो समझाते हैं फ्राइड चिकन, फिश बॉल्स, सूप सब कुछ होता है, पर यहाँ कोई डम्पलिंग्स नहीं बेचता और तुम्हारे डम्पलिंग सबसे बेस्ट हैं जो मैंने आज तक खाए हैं। ये तुम्हारा बिजनेस है जिन्हीं, इसे शुरू करो। वो इस आइडिया को अपना लेती है। पहले वो अपनी अंगूठी बेचती है, फिर एक लॉयर की मदद से वो रेस्टोरेंट से वो मुआवजे के पैसे वसूल करती है जिसे देने से उन्होंने मना किया था। अगले दिन अंकल डेजर्ट उसे एक सेकंड हैंड मार्केट ले जाते हैं। उन्हें एक पुरानी पर मजबूत गाड़ी मिलती है। वो जरूरत का सारा सामान खरीदते हैं, मीट, अंडे, मैदा। अगली सुबह वो धूप निकलने से पहले हार्बर पहुंच जाते हैं। अंकल डेजर्ट सबसे उसकी पहचान करवाते हैं। भीड़ इकट्ठा होने लगती है। लोग एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल जा रहे हैं, खा रहे हैं, हंस रहे हैं, पर जिन्हीं के ठेले पर कोई नहीं रुकता। इस शहर के लोगों ने कभी डम्पलिंग्स नहीं देखे थे। उन्हें नहीं पता था ये क्या है और जिन्हीं जो अभी भी ठीक हो रही थी उन्हें आवाज देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तभी पुलिस आ जाती है और सब भागते हैं। पता चलता है कि टर्मिनल के रास्ते में स्टॉल्स लगाना रूल्स के खिलाफ था। ये कभी कभी होता था पर जिन्हीं का एक भी डम्पलिंग नहीं बिका था। वो मार्केट शिफ्ट होते हैं। वो घंटों वहाँ खड़ी रहती है। रात हो जाती है पर कोई नहीं खरीदता। जब वो अपने ठेले को देखती है तो डम्पलिंग्स खराब हो चुके होते हैं। वो उन्हें एक एक करके डस्टबिन में डालती है और अब वो अपने आंसू नहीं रोक पाती। वो उस बिजी बेरुखी सड़क के बीच में रोने लगती है। सारी मेहनत, सारी उम्मीद उन डम्पलिंग्स के साथ बेकार हो गई थी। वो आखिरी उम्मीद की किरण भी बुझ रही थी। जिन्हीं घर आती है तो देखती है कि उसकी बेटियां अभी तक जाग रही हैं। वो उन्हें प्यार से डांट कर सोने भेजती है और खुद अकेले अंधेरे में देखती रहती है। हांग ये नोट करती है। वो जिन्हीं को खाने पर बुलाती है और एक शांत माहौल में एक ऐसी बात कहती है जो जिन्हीं को सुनने की जरूरत थी। मैंने भी जीरो से शुरू किया था जिन्हीं, मेरे पति ने भी मुझे वैसे ही छोड़ दिया जैसे तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ा। आज तुम्हारा पहला दिन था। पहले दिन कोई सक्सेसफुल नहीं होता। चलती रहो, मुझे तुम पर भरोसा है और अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे काम पर लगा लेना। मैं तुम्हारे ठेले के पास खड़ी होकर अपनी तेज आवाज से कस्टमर्स को बुलाऊंगी। अपने सबसे बुरे दिनों में भी जिन्हीं ने खुद को ऐसे लोगों से घिरा पाया जो उसे गिरने नहीं देना चाहते थे और इस बात के लिए वो सच में बहुत शुक्रगुजार थी। अगले दिन सुबह वो फिर से हार्बर पर होती है। वो वेट करती है। तभी स्कूल के बच्चों का एक छोटा ग्रुप वहाँ आता है। एक्साइटेड होकर वो एक डम्पलिंग ट्राई करते हैं और उनका चेहरा खुशी से खिल जाता है। वो सच में तारीफ करते हैं और जिन्हीं का दिल उस खुशी से भर जाता है जो उसने बहुत समय से महसूस नहीं की थी। अंकल डेजर्ट अपने ठेले से खड़े होकर सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं। कुछ ही मिनट्स में भीड़ लग जाती है और फिर से पुलिस आ जाती है। सब भागते हैं और जल्दबाजी में जिन्हीं का एक बर्तन जमीन पर गिर जाता है। एक पुलिस ऑफिसर उसे उठाता है, उसे वापस देता है और जल्दी से निकलने को कहता है। कुछ दिन बाद एक बुजुर्ग कस्टमर डम्पलिंग्स खाने के बाद एक सुझाव देता है। स्वाद तो अच्छा है पर इसकी परत थोड़ी मोटी है, इसे पतला और स्मूथ बनाओ। वैसे स्ट्रीट फूड कभी परफेक्ट नहीं होता। जिन्हीं उन बातों को ध्यान में रखती है। वो घर पर बार बार ट्राई करती है, हर बार हांग को खिलाती है पर अभी भी कुछ कमी होती है। फिर वो अपने दिमाग से एक नई चीज ट्राई करती है, आटे में नमकीन पानी मिक्स करना। वो फोल्ड करती है, टेस्ट करती है। इस बार ये प्राप्त था। सेल्स बढ़ने लगती हैं। कुछ ही दिनों में पड़ोस में बात फैल जाती है और उसके डम्पलिंग्स फेमस हो जाते हैं। फिर एक दोपहर लोकल गैंग का बॉस अपने आदमियों के साथ आता है अपना हिस्सा लेने। इलाके के हर वेंडर ने पैसे दिए थे पर जब उसके एक आदमी ने जिन्हीं की बेटी की तरफ हाथ बढ़ाया तो जिन्हीं के अंदर कुछ बदल गया। उसने चाकू उठा लिया। बॉस शांत हो गया और उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक पुरानी याद आई अपनी माँ की। वही आग, वही प्यार जो अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसने प्यार से एक प्लेट डम्पलिंग मांगी। उसने खाया और अपने आदमियों को भी खिलाने को कहा। वो सब हैरान थे। उसने अपने असिस्टेंट से कहा सबके पैसे दो, पूरी 20 प्लेट्स के। और जाने से पहले उसने अपनी माँ के बर्थडे के लिए 500 डम्पलिंग्स का ऑर्डर दिया। जिन्हीं ने उनका शुक्रिया अदा किया। फिर एक दिन पुलिस वापस आती है और इस बार वो सिर्फ वेंडर्स को भगाती नहीं बल्कि अरेस्ट करती है। ठेले और सारा सामान गाड़ियों में डाला जाता है। ऑफिसर समझाता है टर्मिनल का रास्ता ब्लॉक करना एक जुर्म है, इसका नतीजा भुगतना होगा। जिन्हीं की बेटी बहस करने लगती है पर जिन्हीं उसे रोकती है। वो ऑफिसर की तरफ मुड़ती है, बिल्कुल शांत होकर कहती है हमें सजा दो, हम तैयार हैं पर हमारे बच्चों के स्कूल बैग्स उन ठेलों में हैं, प्लीज उन्हें निकाल दो। मैं इन सड़कों पर खाना इसलिए बेचती हूँ ताकि मेरी बेटियां स्कूल जा सके, वो कुछ बन सके। मैं सिर्फ इसलिए यहाँ हूँ। उसकी आवाज कांप जाती है। ऑफिसर हुआ उसे देखता है। उन सब थके हुए आम लोगों को देखता है जो सिर्फ सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सबको छोड़ देता है और फिर एक ऐसी चीज करता है जो किसी ने नहीं सोची थी। वो उन्हें टर्मिनल पर सही तरीके से और लाइन में बेचने की परमिशन दे देता है। जाते वक्त वो एक औरत को देखता है जिसका बेटा बीमार है। वो अपनी जेब से पैसे निकाल कर देता है। सारे वेंडर्स उसे देखते रह जाते हैं। अगले दिन सुबह ऑफिसर हुआ टर्मिनल आता है। जिन्हीं को लगता है कि वो लेट तक दुकान खुली रखने के लिए डांटने आया है पर हुआ मुस्कुराता है और सिर हिलाता है। वो डम्पलिंग्स के लिए आया था। वो कहता है कि सब इसके बारे में बात कर रहे थे। वो एक खाता है फिर दूसरा और तारीफ करता है। वो बताता है कि उसके गांव किंगदाओ में डम्पलिंग्स रोज का खाना थे पर शहर में कहीं नहीं मिलते। जिन्हीं ऊपर देखती है मैं भी किंगदाओ से हूँ। वो कहती है दोनों के बीच एक कनेक्शन बनता है। अपने पुराने गांव की
एक याद। वो अपने बच्चों के लिए एक बड़ा पार्सल पैक करवाता है, पैसे देता है और चला जाता है। 5 साल बीत जाते हैं। पुराना हार्बर टर्मिनल अब बंद हो चुका है। उसके दिन पूरे हो गए। जिन्हें अपने रेगुलर कस्टमर्स के लिए एक छोटी सी हैंड रिटन नोट छोड़ती है, मुझे अम्यूजमेंट पार्क में ढूंढे, और वहाँ अब उसकी एक प्रॉपर दुकान है, एक रियल शॉप। बाहर लंबी लाइन लगी होती है। एक दोपहर एक जापानी आदमी एक्साइटेड होकर अंदर आता है। वो एक बाइट लेता है और रेगुलर कस्टमर बन जाता है। एक दिन जिन्हीं को ऑफिसर हुआ अपने बच्चों के साथ नूडल्स ढूंढते हुए मिलता है। वो उसे अपनी नई दुकान के बारे में बताती है और साथ चलने को कहती है। वो आते हैं। कुछ समय बाद वो हुआ और उसके बच्चों को घर पर बने खाने के लिए बुलाती है। उसकी बेटी अपने प्लेट से देखते हुए धीरे से कहती है, जब से मम्मा गई है हमने इतना अच्छा खाना नहीं खाया। हुआ की पत्नी नहीं है, वो भी जिन्हीं की तरह अकेले बच्चों को संभाल रहा है। कुछ दिन बाद वो उसकी दुकान पर एक फॉर्म लेकर आता है, एक स्विमिंग प्रोग्राम का एडमिशन पेपर। वो चाहता है कि वो सब साथ में अपने बच्चों का नाम लिखवाएं। 1 साल बाद जिन्हीं अपनी बेटियों को गांव में अपनी माँ से मिलवाने ले जाती है। इतने सालों से उसकी माँ को लगता था कि वो एक सरकारी अस्पताल में काम कर रही है, हांगकांग में अपने पति और सास के साथ एक अच्छी और सेफ जिंदगी जी रही है। उस दिन पहली बार जिन्हीं उन्हें सच बताती है कि उसका पति उसी दिन छोड़कर चला गया था, जिस दिन उसने घर छोड़ा था कि ये साल गिरने और उठने, थकान और लगातार मेहनत से भरे थे, और उसने अपने हाथों से जीरो से ये सब बनाया है। उसकी माँ बिना कुछ बोले बस रोती रहती है। हांगकांग वापस आकर जिंदगी एक शांत रिदम में चलने लगती है। घंटों डम्पलिंग्स फोल्ड करने के बाद जिन्हीं जब थेक हुए हाथों के साथ घर आती तो हांग उसके पास बैठती और बिना कहे उसके हाथों की मालिश करती। फिर एक नई प्रॉब्लम आती है। पार्क के पास की दुकानें कुछ समय के लिए रेनोवेशन की वजह से बंद होने वाली थी। जिन्हीं डिसाइड करती है कि इस बीच वो घर पर डिलीवरी करेगी। वो हांग से फोन यूज करने के लिए पूछती है। हांग बिना सोचे हाँ कह देती है और घर से भी ऑर्डर्स लगातार आने लगते हैं। एक शाम हांग वही बात कहती है जो सब सोच रहे थे। ऑफिसर हुआ तुम्हें पसंद करता है, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारे बच्चे, उसके बच्चे सब मिलकर एक रियल फैमिली बन सकते हैं और तुम एक अच्छे इंसान को डिजर्व करती हो। इस बीच हुआ जिन्हीं की बड़ी बेटी बात से चुपके से पूछता है, तुम्हारी माँ अपने ऑफ डेज पर कहाँ जाती हैं? शमशान। बस सिंपल जवाब देती है। हुआ वहाँ जाता है। वो जिन्हीं को ढूंढता है और पूछता है इस पूरे शहर में यहाँ क्यों? वो आसपास की शांति को देखती है और कहती है जब दिन खत्म हो जाता है और मेरे पास थोड़ा शांत वक्त होता है तो ये सबसे पीसफुल जगह है जो मुझे पता है। हुआ उसके पास बैठता है। वो बताता है कि वो अपने बच्चों के साथ कनाडा शिफ्ट होने का प्लान कर रहा है, अच्छे स्कूल्स और बेहतर जिंदगी के लिए। और फिर वो कहता है कि वो उसके बच्चों को भी ले जाना चाहता है। जिन्हीं समझ जाती है कि वो सच में क्या कह रहा है। वो उसे देखता है और प्यार से बोलता है, ऑनेस्टली मैं तुम्हें टर्मिनल पर देखा करता था। दिन भर खड़े रहने के बाद तुम उस पिलर के सहारे थकी हुई खड़ी रहती थी, सोचती हुई, आखिरी फेरी का वेट करती हुई कि क्या तुमने बच्चों के लिए काफी कमा लिया है। मैं पीछे खड़ा होकर तुम्हें देखता था और सोचता था मेरे बच्चों को इस जैसी माँ की जरूरत है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जिन्हीं उस हाथ को देखती है पर उसे नहीं पकड़ती। फिर एक दिन एक यंग औरत जिन्हीं की दुकान पर एक मैसेज लेकर आती है। उसकी बॉस उससे मिलना चाहती है। जिन्हीं उसके साथ ऑफिस जाती है और वहाँ वो एक पुराने चेहरे के सामने होती है। वो जापानी कस्टमर जो उसका सबसे लॉयल रेगुलर कस्टमर बन गया था। वो सीधे पॉइंट पर आता है, हम एक बड़ी सुपरमार्केट चेन चलाते हैं, हम सब कुछ बेचते हैं और हम आपके डम्पलिंग्स भी बेचना चाहते हैं, पर उनकी क्वांटिटी पूरी करने के लिए उसे एक फैक्ट्री की जरूरत होगी, एक रियल फैक्ट्री। जिन्हीं बिना हिचकिचाहट के हाँ कह देती है। वो उन सबके साथ अपनी फैक्ट्री खोलती है जिन्हें वो प्यार करती है। प्रोडक्शन तेज करने के लिए एक छोटी सी टीम रखी जाती है, पर जिन्हीं हर दिन वहाँ होती है, हर चीज पर खुद नजर रखती है। इस बीच ऑफिसर हुआ अभी भी उम्मीद लगाए बैठा है। वो उसे कनाडा का इमिग्रेशन फॉर्म लाकर देता है। वो अभी भी चाहता है कि वो उसके साथ चले। वो उसे और उसके बच्चों को आखिरी बार घर पर खाने के लिए बुलाती है और उसे प्यार से पर क्लियर शब्दों में कहती है उसका बिजनेस यहाँ है, उसका फ्यूचर यहाँ है। कनाडा वो रास्ता नहीं है जिस पर वो चल सकती है। पर जब वो जाने लगता है तो वो खिड़की के पास खड़ी होकर एक लंबे शांत पल के लिए उसे जाते हुए देखती है। एक सुबह फैक्ट्री में वो देखती है कि उसके स्टाफ ने डम्पलिंग्स की परत बहुत मोटी और ड्राई बना दी है। वो बिना सोचे पूरे बैच को फेंकने का ऑर्डर दे देती है। उस दिन सुपरमार्केट की डिलीवरी मिस हो जाती है। उसे नुकसान होता है पर वो पीछे नहीं हटती। क्वालिटी एक ऐसी चीज है जिस पर वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। बात फैल जाती है और सुपरमार्केट्स और चेन्स के कॉल्स आने लगते हैं। हर कोई अपने शेल्स पर उसके डम्पलिंग्स चाहता है। जिन्हीं हाँ कहती है पर एक शर्ट पर पैकेजिंग और नाम उसका होगा और इस तरह उसके डम्पलिंग्स पूरे देश में फैल जाते हैं। हर सिटी में हर बॉक्स पर उसका नाम होता है। फिर फोन बजता है, गांव से कॉल था, जल्दी घर आओ। जिन्हीं जब पहुंचती है तो देखती है उसकी माँ अब नहीं रही। वो अंदर से बिल्कुल टूट जाती है। वो माँ जो आखिरी वक्त तक पूरा सच नहीं जान पाई थी, वो माँ जो सच सुनकर बिना शब्दों के रोई थी, वो अब चली गई थी। पर जिन्हीं खुद को फिर से संभालती है जैसा वो हमेशा करती आई है। वो एक और बड़ी फैक्ट्री खोलती है। अब आटा गूंथने का भारी काम मशीन्स करती हैं। वो काम जो पहले उसके हाथों को दर्द से भर देता था। हांग हंसती है और कहती है मुझे लगता है अब मुझे तुम्हारे हाथों की मालिश करने की जरूरत नहीं है। जिन्हीं मुस्कुराती है और कहती है नहीं। हांग आगे बढ़कर जिन्हीं के हाथों में कुछ रखती है। वो छोटा सा मंदिर जिसके आगे जिन्हीं हर अंधेरी सुबह शहर के जागने से पहले प्रार्थना करती थी। उसके हर मुश्किल दिन का एक हिस्सा जो उसने सर्वाइव किया था। एक दोपहर घर जाते वक्त जिन्हीं सड़क के किनारे एक कमजोर बुजुर्ग आदमी को देखती है जो खाली बॉटल्स इकट्ठा कर रहा था, झुका हुआ और थका हुआ। वो अपनी गाड़ी धीमी करती है, पास से देखती है और उसका दिल बैठ जाता है। वो अंकल डेजर्ट थे। वो सालों पहले कहीं चले गए थे और उनका कांटेक्ट टूट गया था। वो उनका हाथ पकड़ती है और सीधे फैक्ट्री लाती है। वो उन्हें बिठाती है और कहती है अब आप हमारे साथ रहोगे, आज से आपका ध्यान मैं रखूंगी, क्योंकि जब मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अंधेरा था आप मेरे साथ एक पिता की तरह खड़े थे। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी जब तक मैं जिंदा हूँ। वो उनके सामने डम्पलिंग्स की एक प्लेट रखती है और फिर वही सवाल पूछती है जो वो हमेशा सोचती थी, क्या इनका स्वाद अब भी वैसा ही है? अंकल डेजर्ट एक बाइट लेते हैं, कुछ देर सोचते हैं, फिर ऊपर देखकर कहते हैं बेहतर, ये पहले से भी ज्यादा अच्छे हैं। एक दोपहर जिन्हीं एक बच्चे को सड़क पर बर्गर खाते हुए देखती है। वो फैक्ट्री में सबके लिए बर्गर खरीदती है और उन्हें इकट्ठा करके कहती है ये एक अमेरिकन फूड है और ये हमारे शहर तक पहुंच गया। यही मैं अपने डम्पलिंग्स के लिए चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये दुनिया के हर शहर में पहुंचे। उसकी बेटी मुस्कुराती है और एक आइडिया देती है। उसके दोस्त की कंपनी फ्रोजन फूड डिस्ट्रीब्यूशन में स्पेशलाइज करती है जो एक देश के फ्लेवर्स को पूरी दुनिया में बेचती है। जिन्हीं सुनती है और हाँ कह देती है। डील साइन होती है और डम्पलिंग्स इंटरनेशनल हो जाते हैं। लॉन्च के दिन जिन्हीं सबके सामने खड़ी होती है और दिल से बोलती है आज एक
एक ख्वाब सच हुआ है और मैं हर एक इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिसने इसे यहाँ तक पहुँचाने में मदद। वो उस बुजुर्ग कपल का शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने एक अनजान पर भरोसा किया और उसे इस शहर तक पहुँचाया। वो अपनी कजिन जिन का शुक्रिया अदा करती है जिसने उसके पेपर्स सही करवाए और उसे एक शुरुआत दी। वो हॉन्ग का शुक्रिया अदा करती है, उसकी लैंडलेडी, उसकी प्रोटेक्टर, हर तरह से उसकी बड़ी बहन। वो उस बुजुर्ग आदमी का शुक्रिया अदा करती है जिसने उसे ट्रैम की नौकरी दी, जिसने उसके मुश्किल दिनों में थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम जोड़ी। और फिर वो अंकल डेजर्ट के बारे में बोलती है। जब मैं अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रही थी, जब मैं सब छोड़ने के लिए तैयार थी, उन्होंने उन्हें खाना खिलाया। उन्होंने मुझे वो आइडिया दिया जिससे ये सब शुरू हुआ। वो मेरे साथ एक साये की तरह, एक पिता की तरह हर मुश्किल दिन में खड़े रहे। वो ऑफिसर हुआ का भी शुक्रिया अदा करती है, वो इंसान जिसने उन्हें भगाने के बजाय टर्मिनल पर खड़े होकर बेचने की परमिशन दी। अगर उनका वो एक मददगार कदम ना होता तो इसमें से कुछ भी आज मौजूद नहीं होता। स्पीच के बाद वो अपनी बेटियों को वापस हार्बर ले जाती है, वहाँ जहाँ से सब शुरू हुआ था। वो उन यादों में खोती है, वो स्कूल के बच्चे जो सबसे पहले खरीदने आए थे, वो पुलिस को देखकर भागने के दिन, वो बुजुर्ग आदमी जिसने कहा था परत बहुत मोटी है, इसे स्मूथ करो। वो उस पिलर को ढूंढती है जिसके सहारे वो एक लंबे दिन के बाद खड़ी होती थी, अपनी पीठ को उस ठंडे कंक्रीट से टिकाए, आखिरी फेरी का वेट करती, कॉइंस गिनती हुई कि क्या ये काफी होगा। वो आज वहाँ खड़ी है और सोचती है कि एक इंसान कितना नीचे गिर सकता है और कितना ऊपर उठ सकता है। जिंदगी आपसे क्या छीन लेती है और चुपके से क्या वापस दे देती है कि कैसे प्यार और मजबूरी में बनी डम्पलिंग्स की एक प्लेट एक औरत को पूरी दुनिया की सैर करवा सकती है। वो तीनों उस पिलर के पास खड़ी होती हैं और खुशी और कृतज्ञता के साथ खुलकर रोती हैं। ये एक ऐसी औरत की सच्ची कहानी थी जो एक अनजान शहर में 2 बेटियों और बिना किसी चीज के आई थी और जिसने अपने डम्पलिंग्स को पूरी दुनिया में पहुंचाया। इसलिए उसे एक ऐसा टाइटल मिला जो उसके नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया, डम्पलिंग क्वीन। 2019 में उनका निधन हो गया, पर उनका नाम चीन के इतिहास में और उन सबके दिलों में सोने के अक्षरों में लिखा है जिन्होंने उनके डम्पलिंग्स टेस्ट किए और उन सबके दिलों में जिन्होंने कभी हार मानने से इनकार किया।